इसे गजाला की रहाइशगाह की तरफ का रुख करते देखकर इंस्पेक्टर शिराजी को सख्त उचंबा हुआ था। पहला सवाल उसे यहां देखकर शिराजी के जहन में ये उभरा था कि क्या ये गजाला से मिलने आया है। लेकिन क्यों? गजाला तो इससे सख्त नफरत करती थी। बाकौल अशोक कुमार वो इसका चेहरा तक देखना गवारा नहीं करती थी, और अब हालत ये थी कि सनील इसकी रहाइशगाह तक पहुंचा था। लेकिन क्या इसमें गजाला की मर्जी का भी दखल था? यकीनन ऐसी ही बात हो सकती थी, वरना सनील क्या नहीं जानता था कि गजाला कॉलेज में उसकी सूरत तक देखना पसंद न करती थी, तो भला अपनी रहाइशगाह पर उसे क्यों गवारा करती। जरूर दाल में कुछ काला था। शिराजी को अब सनील पर शुबा होने लगा था कि जरूर किसी न किसी तरह मुदस्सिर के कत्ल में मुलव्वस था, मगर उलझन ये थी कि मुदस्सिर के कत्ल का मंजरनामा किसी तरह से भी पहले से सोची समझी स्कीम और मंसूबाबंदी का शख्साना नजर नहीं आता था। इसके बरक्स वो फौरी इश्तियाल का अगमाज नजर आता था। तो फिर ये क्या माजरा था? कोई नया मामला था? ऐसे में कुछ उलझन आमेज उन गिनत सवालात के भंवर में डूबता उभरता वो एक दरख्त के अकब में जा खड़ा हुआ और नील पर नजरें जमा दूं, जो अब गजाला की रहाइशगाह के गेट पर खड़ा गार्ड से बातें कर रहा था, और फिर गार्ड ने बगली दरवाजा खोल के उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। 15 मिनटों बाद ही शिराजी ने सनील को दोबारा गेट से बरामद होते देखा। शिराजी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुदस्सिर का कत्ल शकील और सनील दोनों में से किसी एक ने किया होगा, या फिर दोनों की मकतूल मुदस्सिर के साथ हाथापाई हुई होगी। मुदस्सिर तन्हा था और वो दो। फिर सनील और शकील के हाथ वो नोकीला पत्थर लग गया और उसने सख्त तैश में आकर मुदस्सिर के सर पर दे मारा, जो उसकी पेशानी पर लगा और बाद में इसके लिए जानलेवा साबित हुआ। चूंकि ये सारी कार्रवाई गजाला ने खुद अपनी खौफजदा आंखों से देखी होगी, इस तरह वो दोनों कातिलों की चश्मदीद गवाही थी, लिहाजा बाद में शकील और सनील ने गजाला को मुनहबंद रखने के लिए धमकियां दी होंगी, और फिर धमकियों वाला और मुदस्सिर के कत्ल वाला मामला सिर्फ सनील तक ही महदूद हो सकता था, वरना गजाला शकील की रिहाई के सिलसिले में इससे सिफारिश क्यों करती। अभी चंद मिनटों पहले की गजाला से मुलाकात पर उसने तो शिराजी से ये तक के डाला था कि मुदस्सिर के कत्ल में शकील का हाथ नहीं हो सकता। शिराजी ने जब इस अंदाज से सोचा तो उसे शकील मुदस्सिर कत्ल केस से बुरी अलजिम्मा होता महसूस हुआ। दूसरी बात इसके जहन में यह पुख्ता होने लगी कि यकीन गजाला अपने महबूब मुदस्सिर के कातिल से वाकिफ थी और किसी खौफ के बाइस वो कातिल का नाम जाहिर करने से गुरेजा थी। मगर क्यों? क्या सनील को वो इतना ही ताकतवर समझती थी कि अब इसे बार बार मुनहबंद रखने के लिए धमकियां देने, बड़े धड़ल्ले से इसकी रहाइशगाह तक भी आने लगा था। शिराजी जानता था बाज चालाक मुजरिम खौफ ज़दा करने के लिए घर का रुख करके हरीफ पर नफसियाती असर डालने की कोशिश करते हैं। अब सनील दोबारा खरामा खरामा सीटी बजाता हुआ एक तरफ को चला जा रहा था, इस बात से यकसर बेखबर के एक करीबी दरख्त के पीछे खड़ा सादा वर्दी में मलबूस इंस्पेक्टर शिराजी बगौर इसे देख रहा था। शिराजी की पेशानी पर सलवटें उभर आई थीं। वो शशो पंज में मुब्तला था कि आया इसे इस वक्त दोबारा गजाला की रहाइशगाह में दाखिल हो के इससे मिल के सनील की आमद के बारे में इस्तिफसार करना चाहिए, या फिर ये काम और वक्त के लिए उठा रखे और सनील के ताक़ुब में जाए। अभी वो इस उधेड़बन में था कि अचानक उसके करीब खड़ी उसकी जेब में नस्ब वायरलेस की मखसूस बब की आवाज उभरने लगी। वो तेजी से जीप की तरफ लपका। वायरलेस से जीप के स्टीयरिंग व्हील के साथ ही नस्ब था। शिराजी ने वहीं ड्राइविंग सीट के साथ खड़े खड़े वायरलेस सीट का माउथ पेस उठाकर अपने मुंह के करीब कर लिया और साथ ही एक छोटा सा बटन पेश करके बोला, हेलो, इंस्पेक्टर शिराजी स्पीकिंग, ओवर। हेलो सर, आप कहाँ हैं? ओवर। दूसरी जानिब से इसके असिस्टेंट तैमूर की आवाज उभरी, आगे बात करो। ओवर। शिराजी ने दांत पेश कर तहक्कुमाना अंदाज में कहा, सर जी, वो गुलफिशा रेस्टोरेंट का वेटर मुरलीधर आया है और आपसे फौरन मिलना चाहता है। ओवर। खैरियत? कोई अहम खबर है इसके पास? ओवर। कुछ ऐसा ही है सर, कहता है सिर्फ आपसे बात करूंगा। ओवर। अच्छा ठीक है, इसे बिठाए रखो, मैं 15 मिनट के अंदर पहुंचता हूं। ओवर।
ये कहकर शिराजी ने बात खत्म कर दी और फिर जीप में सवार होकर सीधा हेड क्वार्टर पहुंचा तो मुरलीधर को बेचैनी से अपना मुंतजर पाया। रस्मी कलिमात के बाद मुरली ने अपनी जेब से एक गोल प्लास्टिक की ढक्कन नुमा शय निकालकर इंस्पेक्टर शिराजी की तरफ बढ़ा दी और बोला, सर मुझे आज ही इस मकाम से गीले पत्थरों के करीब पड़ा हुआ मिला था जहां मुदस्सिर नामी नौजवान का कत्ल हुआ था। इसके बैग पर एक नाम भी दर्ज है। चूंकि ये वकूअ की जगह पर पड़ा था, ये सोचकर मैंने उठा लिया शायद अब के काम की चीज हो। शिराजी भन में सकेटर कर इस कैप नुमाशे का बगौर जायजा लेने लगा। वो किसी मूवी कैमरे के लेंस पर फुट होने वाला हिफाजती कैप लगता था। फिर जब इसने इसकी बैग पर नजर डाली तो बुरी तरह चौंक पड़ा। वहां सनील सक्सेना का नाम दर्ज था। ये जाना पहचाना नाम था जिसे पढ़कर शिराजी की रगों में यकलख्त खून की गर्दिश तेज हो गई थी। उसने सोचा, क्या ये इस सनील का पूरा नाम था जिस पर शकील के बाद उसे मुदस्सिर को कत्ल करने का शुबा था। ताहम शिराजी ने सोचा कि इस बात की तस्दीक करना जरूरी था कि आया ये कैप वाकई इसी सनील नामी शख्स के मूवी कैमरे या फिर किसी और सनील का था। इस नाम के कई अफराद हो सकते थे, लेकिन चूंकि कत्ल की वारदात वाली जगह के करीब पड़ा मिला था, इसलिए ये जाहिर मामूली नजर आने वाली शय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तुम्हारे ताउन का शुक्रिया मुरलीधर। शिराजी ने इसकी तरफ तौसीफी नजरों से देखा, फिर अपनी जेब से 500 का नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। तुम्हारा कानून से ताउन करने का इनाम है, रख लो। मगर मुरलीधर इनकार करने लगा, लेकिन शिराजी ने इसे इसका हकदार करार देते हुए वो नोट उसे जबरदस्ती थमा दिया। वो सलाम करके रुखसत हो गया। तब करीब खड़े तैमूर ने कसमसा के शिराजी से कहा, सर जी, अपने महज एक मामूली से ढक्कन के एवज इस वेटर को 500 का नोट थमा दिया। इसकी अहमकाना बात सुनकर शिराजी ने गुस्से से घोर के उसे देखा और दांत पेश कर बोला, जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो इस वेटर ने कर दिखाया। जी चाहता है इसे तुम्हारी जगह रख लूं और तुम्हें इसकी जगह पर छोड़ आऊं, लेकिन सर जी, आप मुझे हुक्म तो करते। ऐसे 101 ढक्कन समेटकर आपकी खिदमत में पेश करके हजारों रुपए इनाम का हक करार पाता। मुरली तो बेवकूफ निकला जो महज एक ढक्कन लेकर आया। तुम अगर 101 ढक्कन लाते तो इनाम के तौर पर तुम्हें मैं 101 जूते इनाम के तौर पर देता। बेवकूफ, ये ढक्कन जाए वकुआ के करीब पड़ा था। तुम अगर थोड़ी कोशिश करते और अपनी अक्ल इस्तेमाल करके गिरदो पेश का बारीक बीनी से जायजा लेते तो ये तुम्हें ही पड़ा नजर आ जाता। मेरा ख्याल है तुम इस नौकरी के अहल नहीं हो। तुम्हारा बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा। सर जी, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। वो गेगेया कर बोला। शिराजी उलझ कर बोला, बड़े बड़े बच्चे? जी सर जी, मेरी लड़कपन में ही शादी हो गई थी जब मुझ पर नई जवानी आई थी। वो शर्मा के बोला। शिराजी का मुंह फाड़ के कहकह लगाने को जी चाहा और उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो उसकी बात का मतलब समझ गया था। हंसी रोकने की खातिर वो तेजी से कमरे से निकलता हुआ बोला, आओ मेरे साथ। शिराजी पूरी रफ्तार के साथ जीप दौड़ा रहा था, मगर इसका जहन इससे ज्यादा रफ्तार के साथ दौड़ रहा था। इसका चेहरा लम्हा बालेहा जोश से सुर्ख हो रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कातिल तक पहुंच गया हो और उसकी गर्दन नापने के लिए बेचैन हो। उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। जीप को मुसलसल निस्फ घंटे तक दौड़ाते रहने के बाद वो एक मुतवस्सित तबके के रिहायशी इलाके में दाखिल हुआ। वहां उसे सनील सक्सेना का घर ढूंढने में जरा भी वक्त ना लगा। जाहिर है इसका पता वो शकील वगैरह से हासिल कर चुका था। बाकी रही सही कमी महल्ले वालों ने पूरी कर दी। सी शैतान की तरह वो वहां मशहूर था। घर की हालत खस्ता थी और एक मंजिला था। पता चला इसका बाप धोबी था, मां भी यही काम करती थी। दोनों मियां बीवी का जद्दी पुश्ती पेशा था। दोनों इस वक्त धोबी घाट पर थे। ऊपरी मंजिल पर सनील से मुलाकात हो गई। वो वहां अकेला मौजूद था। एक ही कमरा था, बड़ा सा। शिराजी ने तैमूर को बाहर नीचे चौकस खड़े रहने का हुक्म देकर खुद इस जीने से ऊपर जा पहुंचा था।
दरवाजे पर दस्तक दी तो कोई जवाब न मिला। दूसरी बार दस्तक दी तो अंदर से लड़खड़ाती आवाज उभरी। कौन है? धीरज जरा, वो दरवाजा तोड़ डालेगा। कालिया है ना? शिराजी उन रिमार्क्स पर अंदर ही अंदर कोड़ने लगा। जरा देर बाद दरवाजा खुला। सामने सनील खड़ा था। इंस्पेक्टर शिराजी को देखकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। शिराजी होंठ भींचकर उसे धकेलता हुआ अंदर ले आए। फिर अपनी बेल्ट से झूलती हुई हथकड़ी निकाल के सनील के दोनों हाथ पुश्त की तरफ मोड़ के उसे पहना दी। ये क्या है इंस्पेक्टर साहब? एके मुंबई जाने हैं अपन को। एकदम शरीफ इंसान है हम, आज तक कोई लफड़ागिरी न की, पर ये किया। वो घबरा गया था। शिराजी ने कहा, बकवास बंद करो और अपनी जबान को जरा ताला लगा के रखो। ये कहकर शिराजी ने इसे हथकड़ी लगी हालत में एक करीब धरी कुर्सी पर छटने के अंदाज में बिठा दिया और उसे वहीं बैठे रहने का दुरुस्ती से हुक्म देकर इसने इसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। इस काम में वो माहिर और तजर्बाकार था। पुल के पुल उसके हाथ में वो मूवी कैमरा आ गया जिस पर कैप न था। ये मोदी कैमरा तुम्हारा है? शिराजी कैमरा इसके चेहरे के सामने लाके बोला। मेरा ये कैमरा आपको पसंद है बास? तो रख लो। इक्के मुबा जानता है अपन को एकदम सखी है दिल का। वो एक बार फिर अपने मखसूस लहजे में बोला। शिराजी ने अगला सवाल किया, इसके लेंस का कैप किधर है? वो तो खो गया, पर दौसर अमल जाएगा। कहाँ खो गया? पता नहीं बास। शिराजी ने इसे जहरीली मुस्कुराहट से घूरा, फिर अपनी जेब से कैप निकालकर इसको दिखाया और बोला, पहचानो उसे, यही है इसका ढक्कन। इस पर तुम्हारा पूरा नाम भी लिखा हुआ है, सनील सक्सेना। बिल्कुल यही है बास अपन का ढक्कन। पर वो कुछ कहते कहते रुका। इसके चेहरे पर अब तफक्कुर और परेशानी के तासुरात उभरे। शिराजी ने बड़े आराम से वो कैप मूवी कैमरे के लेंस पर चढ़ाया तो वो इस पर बिल्कुल फिट आ गया। शिराजी के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। उसने जहरखंद नजरों से घबराहट में मुब्तला सनील की तरफ देखा, फिर बोला, अब क्या कहते हो? बिल्कुल यही है बास, वो बोला। फिर शिराजी करीब आया। कैमरा उसकी हरासा नजरों के सामने लहरा के इंकिशाफ करने वाले लहजे में पूछा, जानते हो मुझे तुम्हारा ये कैप कहां से मिला है? पता नहीं, मुझे क्या मालूम, वो कुछ निगलने के अंदाज में बोला। शिराजी ने बड़े सनसनीखेज लहजे में बताया, ये कैप मुझे इस जगह से मिला है जहां मुदस्सिर का कत्ल हुआ था, और अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने और शकील ने किस तरह सोची समझी मंसूबाबंदी से मुदस्सिर को पत्थर मार कर हलाक किया। बास, अपन ने कत्ल नहीं किया, अपन को तो साहिल समंदर में डूबते सूरज का मूवी बनाने का शौक है। अचानक जैसे इंस्पेक्टर शिराजी के जहन में बिजली की सी तेजी के साथ एक ख्याल उभरा। उसने मूवी के अंदर मौजूद कैसेट को चेक किया और फिर मूवी कैमरे की माइक्रो रिकॉर्डिंग स्क्रीन खोल के कैसेट को प्ले कर दिया। मूवी कैमरे की रिकॉर्डिंग रोशन हो गई और एक मंजर उभरा। इस मंजर में शिराजी ने मुदस्सिर को देखा और बुरी तरह ठिठक गया। मंजर जाए वारदात का ही था। अभी वो ये मुश्किल इतना ही देख पाया था कि अचानक सनील ने कुर्सी से उठकर बंधे हुए हाथों के बावजूद शिराजी को जबरदस्त ठोकर रसीद कर दी। ये हमला शिराजी के लिए अचानक था, जिसका नतीजा भी फौरन ही बरामद हुआ। शिराजी अपना तवाजुन कायम न रख सका और दीवार से जा टकराया। मूवी कैमरा इसके हाथ से छोटा और पुख्ता फर्श पर गिर गया। अंदर से एक कैसेट भी उछल के बाहर आ गया, जिसे सनील ने कमाल फुर्ती से घुटनों के बिल झक कर अपने मुंह में वो कैसेट दबाई और उठकर बंधे हुए हाथों समेत दरवाजे की तरफ दौड़ा और बाहर निकल गया। उधर शिराजी का सर दीवार से टकराने के बाद बुरी तरह झुंझुना गया था। चंद सानियों तक उसकी आंखों के सामने काले दायरे नाचते रहे। 2-4 बार अपने सर को झटके देकर बिनाई और हवास बहाल करने के बाद वो भी दरवाजे की तरफ सनील के ताक़ुब में लपका, जबकि सनील सीढ़ियों को एक ही चक्कर में फलांग के गिली में जा पहुंचा जिधर तैमूर खड़ा था, मगर तैमूर की उसकी तरफ पुश्त थी। ऊपर से इंस्पेक्टर शिराजी ने हल्क के बिल चीख कर तैमूर को खबरदार किया तो ख्यालों में खोया हुआ तैमूर यकदम बढ़ा गया।
फिर अपने साहिब को ऊपर देखकर वो बजाय सनील को पकड़ने के चक्करदार जीने चढ़ने लगा। तैमूर जीने तय करता हुआ ऊपर पहुंचा और शिराजी के सामने गोया नाक से नाक मिला के खड़ा होकर बोला, हुक्म करें सर जी। शिराजी ने होंठ भींचकर एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद कर दिया। सनील के दोनों हाथ पुश्त की तरफ बंधे हुए थे, मगर वो अपनी टांगों से खूब काम ले रहा था। वो मोहल्ले की गलियों की भूल भलियों में गायब हो गया और सीधा एक लोहार की भट्टी पर जा पहुंचा और सबसे पहले अपनी हथकड़ियां कटवाईं, फिर कैसेट को जेब में डाला और एक तरफ को दौड़ता हुआ गायब हो गया। शिराजी मोहल्ले की आड़ी तिरछी बेतरतीब गलियों में टामकटोइयां मारता रह गया। दोनों एक बंद गिल्ली में आकर रुक गए और बुरी तरह हाँफने लगे। बदबख्त तुम्हें, जो मैंने तोते की तरह रटाया था कि नीचे चौकस खड़े रहना, मगर मुजरिम बंधी हुई हालत में तुम्हारी नाक के नीचे से निकल गया और तुम ऊपर आसमान की तरफ देखते रह गए। इसका ताक़ुब क्यों नहीं किया? शिराजी ने वसीले लहजे में इसे झाड़ा। तैमूर मस्कीन सी सूरत बना के बोला, सर जी मैं तो आपकी चीख सुनकर ही परेशान हो गया था। मैं समझा आपको मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं ऊपर आपके पास पहुंचा, मगर अपने एक ही थप्पड़ मार के मुझे दोबारा नीचे पहुंचा दिया। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारू के जहन्नम पहुंचा देता। शिराजी ने इसे खा जाने वाली नजरों से घोर कर कहा। शिराजी इस रोज की नाकामी से सारा दिन बहुत झलाया हुआ रहा था, हत्ता कि वो अपनी नाकिस कारकर्दगी के बाइस खुद से भी बहुत शर्मसार हो रहा था। बात भी तो ऐसी थी, एक शख्स जिसके दोनों हाथ पुश्त की जानिब अपनी हथकड़ियों से बंधे हुए थे, वो न सिर्फ फरार होने में कामयाब हो गया था बल्कि अपने साथ अहम तरीन सबूत भी ले उड़ा था, जिससे मुदस्सिर कत्ल केस हल हुआ ही चाहता था। शिराजी के पास फी अलवक्त अक्ल के घोड़े दौड़ाने के सिवा कुछ न था। वो सोच रहा था कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये बात तो तय हो चुकी थी कि सनील ने अपनी आंखों के सामने मुदस्सिर का कत्ल होते देखा था, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि फिल्म का पूरा मंजर ना देख पाया था और सनील ऐन वक्त पर खिलाफ तवक्को उस पर हमला करके मुदस्सिर कत्ल केस का वो अहम सबूत ले उड़ा था। शिराजी ने अंदाजा लगाया था कि यकीनन मुदस्सिर के कत्ल में शकील के साथ सनील भी शामिल रहा होगा, मगर दूसरे लम्हे वो ये ख्याल अपने जहन से झटक देता। इसकी वजह यह थी कि सनील को मुदस्सिर के कत्ल की वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। मंजर में वो अभी सिर्फ मुदस्सिर को ही देख पाया था। इससे जाहिर होता था कि सनील अगर इस कत्ल में शामिल ना था तो भी यह तय था कि सनील एक तरह से मुदस्सिर के कत्ल का एक ऐनी गवाह जरूर था। शिराजी की नजर में यह मामला अब सनसनीखेज और गंभीर होता जा रहा था। इससे बढ़कर पुरस्रार भी एक लम्हे को यह केस समझता हुआ महसूस होता तो दूसरी तरफ उलझने भी लगता। शिराजी को अब जल्द अज जल्द सनील को गिरफ्त में लेना था, इसे हर मुमकिन तलाश करना था। गोया शिराजी की नजर में अब सनील की गिरफ्तारी में ही मुदस्सिर के कत्ल का राज छुपा था। चुनांचे सनील की तलाश के सिलसिले में शिराजी ने पहला काम यह किया कि इसके घर के करीब खुफिया मकाम पर दो सादा वर्दी वाले पुलिस एहलकार मुतय्यन कर दिए। जैसे ही सनील अपने घर का रुख करता वो इसे फौरन धर लेते। इसी तरह शिराजी ने गजाला की रहाइशगाह की खुफिया निगरानी के लिए तैमूर को तैनात कर दिया। शिराजी को यकीन था कि सनील उसकी रहाइशगाह की तरफ दोबारा रुख कर सकता था। ये सारे इंतजामात कर चिकने के बाद वो अब गजाला से एक और मुलाकात करना चाहता था, मगर इससे पहले वो अपने अपार्टमेंट पहुंचा। इसे सख्त भूख लगी थी। मोटा खानसामा मीना भाई उस वक्त कफगीर हाथ में थामे किचन की खिड़की से सामने वाले अपार्टमेंट के किचन की खिली खिड़की में खड़ी एक सेहतमंद सांवली सलूनी पड़ोसन को घूरने में मसरूफ था। वो पड़ोसन किचन की गर्मी या फिर मीना भाई की नजरों की गर्मी से पसीने में भीगी हुई थी। बिलाखिर मीना भाई के हल्क से बैल जैसी डिकराहट बुलंद हुई और वो किसी फिल्म का एक गीत गुनगुनाने लगा। अबे ओ महीने भर का राशन। शिराजी ने किचन के दरवाजे पर खड़े हुई उसके फैले हुए मोटे वजूद को घूरते हुए धाड़ के कहा तो बेचारे मीना भाई के हाथ से भारी भरकम सकील का कफगीर छूटकर खिड़की से बाहर जा गिरा। फौरन खाना लगा, मुझे सख्त भूख लगी है, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। थोड़ी देर बाद खाना खा के शिराजी अपनी जीप में रवाना हो चुका था। कुछ वक्फे के बाद इसकी जीप गजाला की रहाइशगाह के सामने रुकी। एक गार्ड वहां खड़ा था। शिराजी इस बार वर्दी में आया था।
वो जीप से उतरा ही था कि अचानक गेट खुला और बीसी सफेद कार बरामद हुई। ये नए मॉडल की फेट थी। अंदर सिर्फ एक शख्स विराजमान था और वही कार ड्राइव कर रहा था। इसका चेहरा लंबूतरा और क्लीन शेव था, चेहरे पर संजीदगी खुंडी हुई थी। शिराजी की उकाबी नजरों ने उसकी उम्र का अंदाजा 45-50 के दरमियान लगाया था। वो कार गेट से बरामद होने के बाद आगे निकल गई। शिराजी ने इस शख्स के बारे में सोचा कि यह गजाला का बाप आदिल तरनदी हो सकता है, मगर गार्ड से मिलने के बाद इसका यह ख्याल बातिल साबित हुआ था। गजाला बीबी तो अंदर नहीं हैं, मगर उनके वालिद सेठ साहिब आदिल तरनदी अंदर मौजूद हैं, लेकिन वो इस वक्त किसी से मिल नहीं सकते। गार्ड ने सपाट लहजे में कहा। शायद इस साहिब की अंदर मौजूदगी के बाइस वो सर्द मेहरी पर उतर आया था। अगरचा इंस्पेक्टर शिराजी को सेठ आदिल तरमंदी से नहीं मिलना था, बसूरत दीगर वो इस गार्ड की अक्कड़ निकाल सकता था। ताहम उसने पूछा, क्या बता सकते हो गजाला इस वक्त कहाँ गई हुई है और कब तक लूटेंगी? कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अपनी मर्जी की मालिक है, गार्ड ने सर्द मेहरी से जवाब दिया। इंस्पेक्टर शिराजी पलटा और अपनी जीप में सवार होकर स्टीयरिंग को पकड़े चंद सानिये कुछ सोचता रहा, फिर जीप स्टार्ट करके इसने आगे बढ़ा दी। वो वहां से सीधा हेड क्वार्टर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि कोई खातून इससे मिलना चाहती है। इस इत्तला पर वो चौंका और ये सोचे बना न सका कि इससे मुलाकात के लिए आने वाली खातून गजाला के सिवा और कोई नहीं हो सकती। बहरतौर उसने इस खातून को अंदर भेजने का हुक्म दिया। आने वाली गजाला न थी, लेकिन वो इससे ज्यादा पुरकशिश थी, मगर अपने लिबास और वज़ाकत से एक औसत दर्जे के घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की दिखाई देती थी। शिराजी बगौर उसका मुआयना कर रहा था। वो कुछ खासी आजुर्दा भी दिखाई दे रही थी। जी मोहतरमा, तशरीफ रखें। शिराजी ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो लड़की सलाम और शुक्रिया कहने के बाद कुर्सी पर बैठ गई। इसकी उदास आंखों के गिर्द हल्के उभर आए थे। वो जाने कितनी देर रोती रही होगी। जी मोहतरमा, आपका नाम बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? शिराजी ने बदस्तूर खुश इखलाकी का मुजाहरा करते हुए कहा, साथ ही आने का मकसद भी दरियाफ्त किया। लड़की ने जब होले से कहना शुरू किया तो इसका गला कदरे रंधा हुआ था। उसने अपने नाम से बात का आगाज किया और अपने आने का मकसद बयान किया। उसने कहा, मेरा नाम सितारा है और मैं सिर्फ ये पूछने यहां आई थी कि क्या मुदस्सिर के कातिल का सुराग लग सका। इसकी बात शिराजी के लिए चौंका देने वाली साबित हुई। वो एक बार फिर उसके चेहरे का बगौर जायजा लेने के दौरान जवाब देने के बजाय मुस्तफसिर हुआ। मकतूल मुदस्सिर की अब क्या लगती है? शिराजी के सवाल ने शायद सितारा नामी दिल नवाज लड़की का कोई जख्म हरा कर दिया। फिर वो रंजीदा लहजे में होले से अपना सर झुका के बोली, मेरा इससे कल्बी ताल्लुक था। ये जवाब सुन के शिराजी ने तस्दीक तलब अंदाज में पूछा, गोया अब इससे मेरा मतलब है मकतूल मुदस्सिर से मोहब्बत करती थीं? जी हां। क्या वो भी अब से मोहब्बत करता था? जी हां, हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत थी। सितारा ने बड़े दुखी और हसरत ज़दा लहजे में जवाब दिया। इंस्पेक्टर शिराजी इसके जवाब पर बुरी तरह चकरा गया। केस समझते सुलझती मजीद उलझ गया था, क्योंकि शिराजी की मुस्तनद मालूमात के मुताबिक गजाला मकतूल मुदस्सिर से मोहब्बत करती थी और मकतूल मुदस्सिर भी गजाला से मोहब्बत करता था, जबकि अब ये सितारा नामी लड़की भी मुदस्सिर से मोहब्बत की दावेदार थी। न सिर्फ ये बल्कि ये बात भी पूरे यकीन से कह रही थी कि मकतूल मुदस्सिर भी इससे मोहब्बत करता था। उसने मजीद तसल्ली की खातिर पूछा, क्या मुदस्सिर से आपकी मुलाकातें होती रहती थीं? जाहिर है हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते थे, इसलिए मिलते रहते थे, बल्कि शादी भी करने वाले थे। सितारा ने रुंधे हुए लहजे में जवाब दिया। वो अब रूहांसी हो रही थी। शिराजी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मकतूल मुदस्सिर से मोहब्बत करने की बैक वक्त दो दावेदार कहां से पैदा हुई थीं, मगर कुछ जहन लड़ाने के बाद इसे सितारा पर शुबा हुआ कि ये झूठ बोल रही है। मकतूल मुदस्सिर से असल मोहब्बत की दावेदार गजाला ही थी, जिसकी तस्दीक उन दोनों के क्लास फेलोज कर चुके थे।
इनमें अशोक कुमार का बयान सरे फहरिस्त था। फिर शकील ने भी यही कहा था कि गजाला वाकई मुदस्सिर से मोहब्बत करती थी। शकील का ख्याल जहन में आते ही शिराजी के अंदर एक जबरदस्त जेमाका हुआ। गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश शिराजी को याद था कि शकील ने मकतूल मुदस्सिर से अपने जाती झगड़े या चपकलश की अहम वजह यह बताई थी कि वो यानी मकतूल मुदस्सिर गजाला के साथ फ्लर्ट यानी मोहब्बत के नाम पर उसे धोखा दे रहा था। यानी शकील के कहने का मकसद ये था कि मुदस्सिर दर हकीकत गजाला से नहीं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। तो क्या वो दूसरी लड़की यही सितारा ही थी जो अब उसके सामने गमगीन सूरत बनाए बैठी अपने महबूब के कातिल की गिरफ्तारी के बारे में इस्तिफसार कर रही थी? शिराजी चंद सानिये कुछ सोचता रहा, फिर इसने पूछा, सितारा साहिबा, क्या आपके इल्म में ये बात है कि? इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, सितारा ने इसकी बात काट के कहा। शिराजी बेइख्तियार एक गहरी सांस लेकर रह गया, फिर उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मकतूल मुदस्सिर के कत्ल के शुबे में मैंने शकील अहमद खान और सनील सक्सेना नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया था, मगर अभी तफ्तीश जारी है। कातिल की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी से मुताल्लिक कोई उम्मीद है?